हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, तो अब हम चालू कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है। उसके साथ साथ और टिश्यू के मुकाबले कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। उसके साथ साथ ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो ये ब्लड और लिम्फ में की फॉर्म में रहेगा, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो मतलब ये बोन और कार्टिलेज की फॉर्म में रहेगा। ठीक है। क्या बताया कि ये लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म के अंदर मिलेगा। अगर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ब्लड और लिम्फ की फॉर्म में रहेगा, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये बोन और कार्टिलेज की तरफ रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की कुछ फॉर्म्स आती हैं, जैसे आती है एक तो लूज एरियोलर टिश्यू और एक एडिपोज टिश्यू। ठीक है। लूज एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या होता है? ये टिश्यू जो होता है ये सब म्यूकोजल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सब म्यूकोजल रीजन्स यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे। जैसे हम बात करें कि मान लो ये म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी, तो इस मेम्ब्रेन के नीचे जो यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो रहेगा आपका लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है। ये एरियोलर टिश्यू जो होता है इसके मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेजेंट होती है। और ये मैट्रिक्स होता क्या है? ये मैट्रिक्स एक फ्लूइड पार्ट होता है जो कि इन्हीं सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब ये सेल्स होती कौन सी हैं? मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मोनोन्यूक्लियल सेल्स, जो कि मैट्रिक्स में मिलेंगी। और यही सेल्स क्या करती हैं? इस मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं। क्या बताया मैंने कि ये जो एरियोलर टिश्यू है इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वो सेल्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल्स? मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मोनोन्यूक्लियर सेल। ये तीनों सेल जो होती हैं यही इस मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है। जो कि एक फ्लूइड पार्ट रहता है। ठीक है। इसके अंदर कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं आपको, जैसे कोलेजन फाइबर्स हो गए या फिर इलास्टिक फाइबर्स हो गए। ठीक है। तो ये फाइबर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करूँ एडिपोज टिश्यू की, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है उन टिश्यू के अंदर फैट सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। आपने सुना भी होगा कि इन्हें फैट टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट सेल देखने को मिलेंगी। फैट सेल बोल दूँ मैं, लिपिड सेल बोल दूँ, या फिर एडिपोज सेल, ये सेल सबसे ज़्यादा इनके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब बात करें इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है। जैसे मान लो कि ये है मेरे पास फैट सेल। ठीक है। ये मेरे पास फैट सेल है। इस फैट सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब इस साइटोप्लाज्म में एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये वैक्यूल है, तो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस था। तो ये जो लार्ज वैक्यूल है ये लार्ज तो होगा ही, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को यहाँ पेरिफेरल साइड में पुश कर देगा, यानी मेम्ब्रेन के पास में इसको शिफ्ट कर देगा न्यूक्लियस को। क्या बताया मैंने? ये फैट सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियस को सेंटर से हटा के मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है। ये लार्ज वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में, जो कि न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देगा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है। जिससे कि ये जो सेल होगी वो एक सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देगी। किसकी तरह? एक सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देगी। इस वैक्यूल ने इस न्यूक्लियस को क्या कर दिया? पुश कर दिया मेम्ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से ये जो सेल होगी ये एक सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देगी। ठीक है। आई समझ? आगे चलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये वैक्यूल जो होता है इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को पुश कर देता है मेम्ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से ये जो फैट सेल है ये एक सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देने लग जाती है। ठीक है। इन सेल्स का काम क्या होता है, यानी अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन क्या होगा इसका? हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्या करना? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। ठीक है। उसके साथ साथ ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट कहाँ हुआ? ये एडिपोज टिश्यू स्किन के निचली साइड आपको मिलेगा, अंडरनीथ, यानी स्किन के नीचे आपको मिलेगा वाइटल ऑर्गन्स के पेरीफेरी।
वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? वाइटल ऑर्गन हार्ट होता है, ब्रेन होता है, या आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो इन वाइटल ऑर्गन्स के पेरीफेरी साइड आपको एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपको फिजिकल ट्रॉमा से प्रिवेंट करता है, हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। इसके बाद में चलेंगे एडिपोज टिश्यू दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, एक तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू और एक वाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और वाइट एडिपोज टिश्यू। आगे चलते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको बात की थी कि एडिपोज टिश्यू के अंदर कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स के अगर बारे में हम पढ़ें तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फाइबर्स बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये जो बंडल्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल तरीके से अरेंज रहते हैं, इस तरीके से, या तो मैं बोल दूं इस तरीके से हो गए, ये भी पैरेलल ही हैं, और इस तरीके से भी अरेंज रह सकते हैं, यानी ये जो बंडल्स होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तो कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। क्या बताया मैंने कि ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बंडल्स रहते हैं ये पैरेलल तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का? वाइट कलर का होता है, जिससे कि इन फाइबर्स को हम वाइट कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं। ये कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से हम इसको वाइट कोलेजन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो और कोलेजन फाइबर के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन इसका होता है स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करना। आई समझ? मैंने ये बताया कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ ये जो बंडल्स रहेंगे ये पैरेलल तरीके से अरेंज रहेंगे, और ये कोलेजन फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन के बने रहेंगे, और ये कोलेजन प्रोटीन जो होगा ये वाइट कलर का होगा, जिससे कि हम इसको वाइट कोलेजन फाइबर या वाइट कोलेजन प्रोटीन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके अगर फंक्शन की मैं बात करूँ तो फंक्शन इसका होता है स्ट्रेंथेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। दूसरा फाइबर आता है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ये इरिवर्सिबल पैटर्न के अंदर अरेंज किए हुए रहते हैं। इरिवर्सिबल पैटर्न यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो यहाँ मैंने बताया था कि ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, यानी ये रिवर्सिबल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, यानी इनको आप रिवर्स कर सकते हो। इरिवर्सिबल पैटर्न यानी एक दूसरे में उलझे रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे में ही उलझे रहेंगे। तो ये इरिवर्सिबल पैटर्न के अंदर अरेंज रहते हैं, और ये फाइबर जो होते हैं ये इलास्टिन प्रोटीन के बने रहते हैं, जैसे कि ये कोलेजन प्रोटीन के थे वैसे ही ये इलास्टिन प्रोटीन के हैं। इलास्टिन प्रोटीन जो होता है वो येलो कलर का होता है, जिससे कि हम इसे येलो इलास्टिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिफरेंस आप कर सकते हो इसके बीच में, ठीक है। इरिवर्सिबल पैटर्न के अंदर अरेंज रहेंगे इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक प्रोटीन के बने रहेंगे, और ये इलास्टिक प्रोटीन येलो कलर का होगा, जिससे कि हम इसे येलो इलास्टिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फाइबर्स के बारे में आपको समझ में आया। आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं इन इलास्टिक फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है। तो इन इलास्टिक फाइबर्स का फंक्शन रहता है फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। क्या करना? फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। आगे चलते हैं हम देखते हैं, पहले हमने पढ़ा था लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अब हम पढ़ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का ही वेरिएंट है, जो कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है दूसरों के मुकाबले। आपने लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, तो वो जो था वो सॉफ्ट टिश्यू की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तो हार्ड टिश्यू की कैटेगरी में आएगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन और कार्टिलेज ऐड रहती हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन और कार्टिलेज ऐड रहती हैं, जैसे कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या ऐड था? ब्लड और लिम्फ ऐड था। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंने मैट्रिक्स की बात की थी और उनकी सेल्स के बारे में आपको बताया था। वैसे ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको बोन और कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। बोन की बात करूं तो बोन एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही वेरिएंट है, और टोटल बॉडी के अंदर 206 बोन प्रेजेंट रहती हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये है बर्थ के टाइम की बोन्स, ठीक है।
206 बोन टोटल प्रेजेंट रहती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये जो बोन्स रहती हैं, ये बोन आपस में इंटरकनेक्ट रह के डिफरेंट जॉइंट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। डिफरेंट जॉइंट यानी जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। इस तरीके के जॉइंट फॉर्म करती है आपस में इंटरकनेक्ट होकर। ठीक है, अब ये बोन जो होती हैं ये 3 टाइप की रहती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी? लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बोन जो होंगी वो 3 टाइप में क्लासिफाई की जाएंगी, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन और इर्रेगुलर बोन। लेकिन अगर हिस्टोलॉजिकली मैं देखूं तो हिस्टोलॉजिकली 2 टाइप में डिवाइड रहेगी, एक तो कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, इन बोन का डिफरेंस जो होता है ये इम्पोर्टेंट रहता है और पूछा भी जाता है। तो यहाँ आप मार्क कर सकते हैं इम्पोर्टेंट साइन क्या कि ये हिस्टोलॉजिकली बोन जो रहती हैं 2 पार्ट में डिवाइड रहती हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पंजी बोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बोन के बारे में हो गया। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही वेरिएंट है और टोटल 3 कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कार्टिलेज से भी। कार्टिलेज जो होती हैं 3 टाइप की कार्टिलेज रहती हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक और हाइलिन। फाइब्रो, इलास्टिक और हाइलिन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की कार्टिलेज रहती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ये जो कार्टिलेज रहती है ये कैप्सूल से कवर्ड रहती है। कार्टिलेज जो है वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहती है जो कि होता है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप। ये कार्टिलेज जो होती हैं वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कार्टिलेज जो होती है वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहती है जिसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल जो होती हैं वो होती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मैच्योर होने के बाद कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसके अंदर? कॉन्ड्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल मैच्योर होने के बाद कॉन्ड्रोसाइट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट सेल जो होती हैं वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगी। क्या बताया मैंने कि कार्टिलेज जो रहती है वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, उसके बाद में जो कार्टिलेज रहेगी, ये कार्टिलेज का फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करेंगी? वो रहेंगी कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है ये मैच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्ड्रोसाइट के अंदर, और कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोब्लास्ट दोनों की दोनों ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज जो है वो 3 टाइप की होती है, फाइब्रो, इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज जो होती है ये कार्टिलेज की आउटर कवरिंग मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आउटर कवरिंग रहती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम ही बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ बताया था कि कार्टिलेज जो है वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहती है, यानी आउटर कवरिंग ही तो हुई वो, जिसे मैंने पेरिकॉन्ड्रियम बताया था। तो वही पेरिकॉन्ड्रियम कौन है? ये फाइब्रो कार्टिलेज है जो कि आउटर सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगी। अब इन्हीं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स का नाम मैंने आपको बताया था कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल मैच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो रही थी कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो वही सेम बात आपको यहाँ रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने आपको आउटर कवरिंग के बारे में ही बताए थे, और वही आउटर कवरिंग कौन है? फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के बारे में मैंने आपको बताई, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कॉन्ड्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको एडिपोज टिश्यू में बताया था कि एडिपोज टिश्यू के अंदर मास्ट सेल थी, फाइब्रोब्लास्ट सेल थी, वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थी। वैसे ही ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल हैं ये कॉन्ड्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो इसको एडिपोज टिश्यू से आप रिलेट करो। एडिपोज टिश्यू के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर मैट्रिक्स जो प्रेजेंट रहता है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मोनोन्यूक्लियर सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि इस मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं।
ठीक है, वही सेम बात आपको यहाँ रिपीट करनी है। इस कॉन्ड्रोप्लाज्म का सिक्रीशन कौन कर रहा है? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल ही कर रही है। ठीक है, तो सेम आप रिलेट करके चल सकते हो इन चीज़ों को। आगे चलते हैं तो ये कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये भी बंडल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर की बात करें तो बंडल के अंदर मैंने अभी आपको एक फाइबर और बताया था जो कि बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट था। कौन सा था? अगर ध्यान हो तो आपको देखिए, सोचिए, पता चलेगा। कोलेजन फाइबर। ठीक है, इलास्टिक फाइबर जो था वो तो इरिवर्सिबल पैटर्न के अंदर अरेंज था, लेकिन जो कोलेजन फाइबर था वो बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये कार्टिलेज भी बंडल की फॉर्म में ही मिलेगा और पैरेलल पैटर्न के अंदर ही अरेंज रहता है। ठीक है, बंडल की फॉर्म में रहेगा और पैरेलल ही अरेंज रहेगा। और ये फाइबर जो होंगे ये भी कोलेजन प्रोटीन के ही बने हुए होंगे जो कि स्ट्रेंथ एबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन आपको याद रखना है फाइब्रो कार्टिलेज का। ठीक है, नेक्स्ट कार्टिलेज पे चलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है ये भी कार्टिलेज का ही टाइप है जो कि कॉन्ड्रोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, जो कि सेकंड कवरिंग रहेगी आपकी। ठीक है, ये भी किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? कॉन्ड्रोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लोटिस और नेजल सेप्टम्स, इन एरियाज के अंदर आपको इलास्टिक फाइबर देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लोटिस और नेजल सेप्टम, इन एरियाज के अंदर आपको कौन देखने को मिलेगा? इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो ये इलास्टिक कार्टिलेज जो होते हैं ये इरिवर्सिबल पैटर्न के अंदर अरेंज किए हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो फाइबर्स रहते हैं, इलास्टिक फाइबर जो रहते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, जिन्हें हम येलो कलर्ड फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी और क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इससे कार्टिलेज को। ठीक है, आगे चलते हैं तो जो ये कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? पेरिकोन्ड्रियम, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, ये सारी की सारी इसी के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, जो कि आपको फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर मैंने बताई थी। कैसे बताई थी? कि आउटर कवरिंग पेरिकोन्ड्रियम रहती है और जो सेल्स रहती हैं वो रहती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और ये मैच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट के अंदर। ठीक है, जो कि कॉन्ड्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तीसरा कार्टिलेज आता है हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है? इसके अंदर कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर पहली बात तो ये कोई भी फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हाइलिन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, जैसे वहाँ साइटोप्लाज्म था वहाँ यहाँ मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ब्लू कलर का होता है, यानी ब्लूइश कलर में रहता है। हाइलिन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स रहता है ये ब्लूइश कलर का रहता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा। ब्लू कलर का तो रहेगा लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, और फीचर्स की अगर बात करें तो और फीचर्स में वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पेरिकोन्ड्रियम आउटर कवरिंग थी जिसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स थी, ये मैच्योर होने के बाद कॉन्ड्रोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। ये सारी की सारी बातें इसके अंदर सेम ही है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नोट्स लेके हम चल रहे हैं, नोट्स के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको और कहीं से नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। आप इन्हीं के थ्रू समझें और इन्हीं से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज की जो सरफेस रहती है। हाइलिन कार्टिलेज की जो सरफेस रहती है वो स्मूथ रहती है, जो कि स्मूथ ग्लिस्टनाइन सरफेस प्रोवाइड करती है और फ्रिक्शनल डैमेज से प्रिवेंट करती है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा? एट्रिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये कार्टिलेज रहते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है ये फ्लूइड और हार्ड दोनों फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म के अंदर। सबसे पहले अगर मैं फ्लूइड फॉर्म के अंदर देखूं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको, एक तो ब्लड और एक लिम्फ। ठीक है, सबसे पहले देखें ब्लड। तो ब्लड जो है वो एक वाइटल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑल ओवर ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है, होल बॉडी के अंदर।
पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो ये जो ब्लड रहता है इसकी नॉर्मल वॉल्यूम जो रहती है वो 4.25 लीटर से 5 लीटर के बीच रहती है एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर। हेल्दी अडल्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ब्लड की वॉल्यूम जो रहेगी वो 4.25 लीटर से 5 लीटर के बीच रहती है। ब्लड की पीएच की बात करें तो 7.4 रहेगी। स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का रहता है जिसके अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, इनकी पूरी स्टडी आप ब्लड वाली यूनिट के अंदर करेंगे तो यहाँ बस आपको नॉर्मल ही बता रही हूँ मैं। आगे आप जो यूनिट आएगी ब्लड वाली जिसके अंदर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, अभी बस नॉर्मल तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड और लिम्फ लिया है। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में, उसकी पीएच कितनी होती है, नेचर क्या होता है और उसके पार्ट कौन कौन से वो कंटेन करता है, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है ब्लड सेल्स से। ब्लड प्लाज्मा जो होगा वो 55% देखने को मिलेगा और वहीं ब्लड सेल्स जो रहेंगी वो 45% मात्रा में रहती हैं। ठीक है, अब ये ब्लड जो रहता है ये ब्लड बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ये जो ब्लड रहेगा ये ब्लड बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज, एमिनो एसिड और अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रोवाइड करता रहेगा जिससे कि बॉडी के अंदर कोई भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना आए, कोई भी कमी ना आए, बॉडी एकदम फुल्ली कवर रहे, रिकवर होती रहे। ठीक है, आगे चले देखें तो आगे देखते हैं कि ब्लड जो रहता है इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स को सप्लाई करते रहते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रेजेंट रहेंगे, आप सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो इसके अंदर। तो ये नॉर्मल बात थी ब्लड की। आगे हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ के बारे में अगर हम देखें तो लिम्फ जो रहता है वो भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही है जो कि वो लिम्फ वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है। जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा था वैसे ही ये लिम्फ वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, मिल्की वाइट कलर का होता है पेरियंस के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ जो लिपिड आपने डाइजेस्ट किया है, मान लो लिपिड आपकी बॉडी के अंदर गया है और जो लिपिड आपने डाइजेस्ट किया है वो डाइजेस्टेड लिपिड अगर लिम्फ वेसल्स के अंदर एब्जॉर्व हो गया, ठीक है, वो लिम्फ वेसल्स के अंदर एब्जॉर्व हो गया तो वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू होते हुए आपकी सब क्लेवियल वेन के अंदर ओपन हो जाएगा। जो ब्लड एब्जॉर्ब किया गया है लिम्फ वेसल्स के अंदर वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू जाके सब क्लेवियल वेन के अंदर जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, थाइमस ग्लैंड ये भी पढ़ेंगे, लेकिन आप ये लिम्फ वाली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ बस हमने एक सिंपल डिस्क्रिप्शन ही देखा है इसका। आगे पूरी इसकी जितनी भी चीज़ें रहेंगी लिम्फ और ब्लड की वो इन्हीं यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ बस नॉर्मल बात चल रही है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट टिश्यू हमारा आता है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू जो रहता है वो मसल सेल्स के द्वारा बना रहता है जिन्हें हम बोलते हैं मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स। और ये मसल सेल्स जो रहती हैं इनके पास कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रहती है। और हर एक मसल जो रहती है वो सार्कोलेमा के थ्रू कवर्ड रहती है जिन्हें हम बोलते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल रहेगी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंड रहेगी। तो ये जो मसल सेल्स रहती हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोलेमा होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इन मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सार्कोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एक वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा और सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि रहते हैं जो कि रहते हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्पफुल रहते हैं, यानी एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो रहती हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। हिस्टोलॉजिकली ये जो मसल है, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है। देखते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। तो ये स्केलेटल मसल जो रहती है ये बोन की सरफेस पे अटैच रहती है। बोन है, जैसे मान लीजिए ये बोन है, इस बोन की जो सरफेस रहती है ये वाली, इस सरफेस पे आपको कौन देखने को मिलेगा? स्केलेटल मसल देखने को मिलेगी। यानी स्केलेटल मसल जो रहती है ये बोन की सरफेस पे अटैच रहती है। उसके साथ साथ में ये अटैच किसके साथ रहती है, किसकी मदद से अटैच रहेगी? तो टेंडन्स की मदद से दूसरी बोन के थ्रू अटैच रहेगी। यानी अगर एक बोन दूसरी बोन के थ्रू अटैच है तो वो तो लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है। लेकिन अगर एक बोन मसल से अटैच्ड है, एक बोन मसल से अटैच्ड है तो वो टेंडन की मदद से अटैच रहती है। अगर बोन बोन से जुड़ी है तो लिगामेंट के थ्रू जुड़ी है, अगर बोन मसल से जुड़ी है तो वो टेंडन के थ्रू जुड़ी है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये मसल्स फाइबर जो होते हैं इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं एपिमाइसिन। क्या बोलते हैं? एपिमाइसिन। आगे चलते हैं। यही मसल फाइबर जो रहती हैं ये बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, जिनकी कवरिंग कौन सी रहती है? पेरीमाइसिन। जैसे वहाँ पेरिकोन्ड्रियम थी, वहाँ यहाँ पेरीमाइसियम है। जैसे वहाँ पेरिकोन्ड्रियम थी, यहाँ पेरीमाइसियम है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। ये जो मसल फाइबर रहती है ये एंडोमाइसियम से एनवलप रहती है। ठीक है। हिस्टोलॉजिकली मसल फाइबर जो रहती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में आपको अपीयर रहती हैं, यानी सिलेंड्रिकल शेप में दिखेंगी आपको। इसके अंदर क्रॉस स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट रहती हैं। उसके साथ साथ में सिंगल न्यूक्लियाई नहीं बल्कि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में इसके जो फंक्शंस रहते हैं वो वॉलेंट्री फंक्शन से सारे के सारे परफॉर्म करेगी, यानी जो कि बॉडी रेगुलेट करना चाहेगी वही फंक्शन ये परफॉर्म करेगी। उसके साथ साथ में इसके अंदर फैटिगनेस भी प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन रहता है। ये बात यहाँ लिखी आप देख सकते हैं। इसके अंदर फैटिगनेस प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन रहता है, और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करने का काम करता है। ठीक है। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करने का काम करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रॉस स्ट्रिप्स, न्यूक्लियस, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सारी की सारी स्ट्रक्चर को मार करके रखा है, और आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखा है स्केलेटल मसल के बारे में, अब आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि ये स्पिंडल शेप की रहती हैं। कौन सी शेप की? स्पिंडल शेप की रहती हैं। उसके साथ साथ में मस्कुलर टिश्यू का ही वेरिएंट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती है? होलो ऑर्गन की वॉल के अंदर। अब ये होलो ऑर्गन कौन कौन से रहते हैं? यूट्रस हो सकता है, गोल ब्लैडर हो सकता है, या इंटेस्टाइन हो सकती है आपकी। होलो ऑर्गन की वॉल पे कौन होगा? स्मूथ मसल प्रेजेंट होगी, और ये स्पिंडल शेप की अपीयर रहेगी। सिंगल न्यूक्लियस जो होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्रॉस स्ट्रिप जो रहेंगी वो इसके अंदर एब्सेंट रहेंगी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ में इसके पास एक वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इसके अंदर मसल फैटिगनेस भी एब्सेंट रहेगी, यानी इसके अंदर लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन नहीं रहेगा। उसके साथ साथ में जो स्मूथ मसल्स रहेगी वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, और इसका जो सार्कोप्लाज्म होगा वो साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मसल थी स्केलेटल मसल। नेक्स्ट आती है आपकी कार्डियक मसल। देखो ये जो मसल्स हैं इन मसल से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तीनों मसल्स में कोई भी मसल्स आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट मसल आपकी आती है कार्डियक मसल, जो कि आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा रखी है, यानी सारे स्ट्रक्चर्स को मार करके रखा है, और नीचे मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये वाई शेप्ड की रहती है। कौन सी शेप की? वाई शेप्ड की रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्डियक मसल जो रहती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी मायोकार्डियम के अंदर, और मायोकार्डियम जो रहती है वो हार्ट की मिडल वॉल रहती है, और इस मिडल वॉल के अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है। ये मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स की ही बनी रहेगी, जो कि वाई शेप्ड रहेगी। ठीक है। इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क यानी क्रॉस स्ट्रिप्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है।
और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क रहती हैं ये कुछ आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका एक्सचेंज करवाने में भी हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यानी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसके अंदर मसल फैटिगनेस एब्सेंट रहती है। उसके साथ साथ में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करवाने की भी मदद आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, कुछ अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो कुछ अदर फीचर जो होते हैं वो सार्कोलिम और सार्कोप्लाज्म के जैसे ही इसके अंदर होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्पफुल रहते हैं। यह था मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट आपका आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अगर हम देखें तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू रहता है जो कि न्यूरॉन्स से बना हुआ रहता है। ठीक है। ये नर्व टिश्यू जो रहता है वो नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है, और नर्वस सिस्टम जो रहता है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, सीएनएस और पीएनएस के बारे में। ठीक है। इसके अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। नर्व टिश्यू के अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं जो कि इसके फंक्शन को, इसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखती हैं। किसकी स्ट्रक्चर को? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखती है और उसके फंक्शन को भी सपोर्ट करेगी। उसके साथ साथ में इसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स रहती हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होती कौन सी हैं? वो सेल्स होती हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। ठीक है। वो सेल कौन सी रहती हैं? न्यूरोगिलियल सेल्स रहती हैं जो कि इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। ये न्यूरोगिलियल सेल्स होती कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोसाइट, माइक्रोगिलियल, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल और सैटेलाइट सेल्स। ठीक है। ये सेल्स जो होती रहती हैं वो नर्व टिश्यू की सेल्स हैं, यानी न्यूरोगिलियल सेल्स में। अब इसके अंदर न्यूरॉन की बात चल रही है तो हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूरॉन जो होती है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, एक्सोनल एंड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में इसके अंदर डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। 3 टाइप के न्यूरॉन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स जो होती हैं वो फिंगर या हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस रहती हैं, जो कि साइटोन से अराइज रहती हैं। कहाँ से अराइज रहेंगी? साइटोन से अराइज रहेंगी। और ये डेंड्राइट जो रहती हैं वो स्टूमुलस मिलते ही अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी जब तक उनको स्टूमुलस नहीं मिलेगा डेंड्राइट्स एक्टिव नहीं होंगी। ठीक है। डेंड्राइट जो रहती हैं वो स्टूमुलस को पास करने के काम आती हैं, यानी दूसरे ऑर्गन के पास अगर आपको स्टूमुलाई भेजना है तो उनका काम कौन करेंगी? ये डेंड्राइट्स ही करेंगी। ठीक है। यानी नर्व इम्पल्स जनरेट करने के काम आती हैं, जो कि साइटोन से एक्सोन तक नर्व इम्पल्स को लेके जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर साइटोन की। तो साइटोन जो होती है वो भी एक सेल बॉडी रहती है जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें की जो कि राइबोसोम्स के बने हुए रहते हैं। ठीक है। ग्रेन्यूल जो होंगे उसके अंदर राइबोसोम के बने हुए रहेंगे, और ये ग्रेन्यूल जो रहेंगे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के काम आएंगे, यानी साइटोन के अंदर जो ग्रेन्यूल रहेंगे वो प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ में इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट रहेंगी, जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। और एक लार्ज सिलेंड्रिकल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस रहेगी एक्सोन, जो कि एक्सोन से अराइज रहेगी, जो कि साइटोन से अराइज रहेगी, जिसे हम बोलेंगे एक्सोन। ठीक है। ये बात आई समझ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि एक्सोन क्या है। तो एक्सोन एक लार्ज सिलेंड्रिकल पार्ट होता है न्यूरॉन का, जो कि साइटोन से अराइज हुआ रहता है। और इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट या फिर प्रोक्सिमल एंड जो रहता है एक्सोन का, उसे हम बोलते हैं एक्सोन हिल्लॉक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिल्लॉक। ठीक है। जिसे हम नेक ऑफ न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर माइलिन शीथ भी प्रेजेंट रहेगी, स्वान सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है। और ये स्वान सेल जो रहेंगी वो ही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर जो होता है वो एक नोडुलर रीजन होता है, जो कि एक्सोन पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है इस रीजन के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर एक्सोनल एंड की बात करते हैं। तो एक्सोनल एंड जो होता है इसके अंदर एक्सोन जो रहता है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड रहता है। उसके साथ साथ इन ब्रांचेस के जो एंड्स रहते हैं वो ग्लोबुलर रहते हैं। ग्लोबुलर यानी जैसे अगर ये एंड है तो ये एंड ऐसे फूले हुए रहेंगे थोड़े,
कैसे रहेंगे, सिर्फ फूले हुए रहेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोबुलर एंड्स, ठीक है, या ग्लोबुलर नोब, सिनेप्टिक नोब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये रहेंगे। ये नोब्स रहते क्या है, इन नोब्स के अंदर वेसो ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये जो सिनेप्टिक नोब्स रहते हैं ये सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सिनेप्टिक नोब जो होते हैं उन सिनेप्टिक नोब्स के अंदर कुछ मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि सार्कोलेमा के पास ही प्रेजेंट रहते हैं, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ये बात थी किसकी, एक्सोनोड की। आगे बात करते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स। तो ये न्यूरोगिलियल सेल्स जो होती हैं ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को, जिनकी बात हमने की थी। कुछ नाम मैंने आपको बताए थे, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलियल सेल, ये सब। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट सेल जो होती हैं वो स्टार शेप्ड न्यूरोगिलियल सेल्स रहती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स के पेरिफेरी साइड प्रेजेंट रहती हैं। इसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस भी रहती है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोड्स, ठीक है। ये सूडोपोड्स जो रहते हैं वो एक बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो सूडोपोड्स रहते हैं, यानी ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस रहती है सूडोपोड्स, ये एक बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोसाइट का फंक्शन रहता है किसी भी टॉक्सिन या कोई पॉइजनस एलिमेंट बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको एंटर करने से रोकेगी। कौन, एस्ट्रोसाइट सेल। नेक्स्ट आता है, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोसाइट और कैपिलरी के बाहर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेल आती है इसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो रहती है ये भी एक न्यूरोगिलियल सेल ही है जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगी। उसके साथ साथ में इसके अंदर भी एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और एक वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी जो कि लिपिड का फॉर्मेशन करवाने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है ये न्यूरॉन के पेरिफेरली प्रेजेंट रहेगी और इसका फंक्शन क्या होगा, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना, और न्यूरॉन में जो एक्सोन पार्ट होता है उसके पेरिफेरली प्रेजेंट रहेगी और वहाँ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और स्वान सेल जो रहती हैं वो इन्हीं सेल्स के द्वारा बनती हैं जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोगिलियल सेल। माइक्रोगिलियल सेल जो रहती हैं वो न्यूरोगिलियल सेल का ही एक टाइप है जो कि सीएनएस के अंदर देखने को मिलेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगी। वेल डेवलप्ड लाइसोसोम प्रेजेंट रहेगा। उसके साथ साथ में इनका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा फैगोसाइटिक नेचर का, यानी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन बॉडी एंटर कर रही है तो उसको एनगल्फ करने का काम कौन करेगी, माइक्रोगिलियल सेल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल क्या होती है, ये भी एक न्यूरोगिलियल सेल का ही टाइप है जो कि न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट रहेगी, या फिर न्यूरॉन में भी कहाँ सीएनएस पार्ट के अंदर मिलेगी आपको देखने को। ये सेल जो रहेगी स्क्वेमस टाइप की रहेगी। उसके साथ साथ में प्रेजेंट कहाँ रहेगी, ब्रेन के वेंट्रिकल्स और जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंटर कैनाल है वहाँ ये देखने को मिलेगी। और क्लोजली पैक्ड रहती हैं सेल जो कि स्मूथ ग्लिस्टाइन सरफेस प्रोवाइड करती है सीएसएफ के फ्लो को। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स के बारे में समझाया गया है यहाँ। तो यहाँ जो बात चल रही थी वो चल रही थी न्यूरोगिलियल सेल की, यानी नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू यहाँ पूरा होता है। होप है कि आप सब समझे होंगे। 3 टिश्यू मैंने आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो के अंदर। जो एपिडर्मल टिश्यू जो था वो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर करवा दिया था। इस वीडियो में हमने नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।